ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम गगन सिंह मीना है। इस वर्ष यूपीएससी CSE 2022 में मुझे 120वीं रैंक प्राप्त हुई है। इससे पहले लास्ट ईयर मुझे भारतीय पुलिस सेवा IPS में हरियाणा का ऑर्डर आवंटित हुआ था। मैं आपके सामने जो मेरा ऑप्शनल पेपर था मैथमेटिक्स, उसकी क्या रणनीति रही थी उसके संबंध में चर्चा करूंगा। इस बार मुझे ऑप्शनल में वन ऑफ दी हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त हुए हैं। मेरे नंबर 312 है। शायद जो टॉप 3 में शामिल होंगे। इससे पहले भी ऑप्शनल का मैंने 4 अपने अटेम्प्ट दिए हैं और चारों अटेम्प्ट में अपने मार्क्स को मैंने ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया है। पहले अटेम्प्ट में मुझे 230 मार्क्स मिले थे, उसके बाद मुझे 238 मार्क्स मिले थे और लास्ट ईयर मुझे 282 मार्क्स मिले थे और इस बार मुझे 312 मार्क्स अपने ऑप्शनल में मैथमेटिक्स में मिले हैं, जो कि हिंदी मीडियम में ऑप्शनल में हाईएस्ट मार्क्स है और मैथमेटिक्स के साथ मैं टॉप 3 में शामिल होऊंगा। मैथमेटिक्स को मैंने पहले तो मैथमेटिक्स के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है इसके संबंध में चर्चा करूंगा। मैथमेटिक्स ऑप्शनल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अगर हम अच्छा आंसर लिखते हैं, उसके अंदर हमारी एक्यूरेसी अच्छी है, तो इसमें मार्क्स मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। मैथमेटिक्स का नुकसान ये है कि GS के साथ ये ओवरलैप नहीं करता है। अगर इसमें किसी भी स्टेप में हमारा आंसर गलत हो जाता है, कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तो जो पेनल्टी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर 10 नंबर के क्वेश्चन में हमने सारी स्टेप सही लिखी हुई है और आंसर हमारा गलत हो गया, तो उसमें हमें मैक्सिमम 2 या 3 मार्क्स मिलेंगे। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है। सेकंड, जो GS के सिलेबस के साथ जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो ओवरलैप नहीं करता, जैसे कि दूसरी जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है उनका सिलेबस जनरली ओवरलैप करता है। थर्ड, जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है और इसके साथ साथ जो हमारा GS का स्कोर है वो भी कंप्रोमाइज़ होने की काफ़ी अधिक संभावना रहती है। हालांकि जो मैथमेटिक्स के जैसे फ़ायदे में एक बताया है कि अच्छे मार्क्स आते हैं, स्टैटिक सिलेबस है और एक बार ख़त्म कर लिया तो बाद में आपको कंप्लीट करने में इसमें बहुत कम टाइम मिलता है। मैंने मैथमेटिक्स में क्या किया था, स्टार्टिंग में मैं कुछ गलती कर रहा था कि अपना जो सारा सिलेबस है मैथमेटिक्स का वो मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। जैसे कुछ मैथमेटिक्स के पेपर 1 और पेपर 2, उन दोनों की रणनीति को में हम एक विस्तृत रूप में चर्चा करते हैं। मैथमेटिक्स का पेपर 1 है वो इजी पार्ट है और उसके अंतर्गत पेपर को 2 सेक्शनों में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 इजी है, उसके अंतर्गत जैसे लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है और 3D है, ये सारे टॉपिक हैं। लीनियर अलजेब्रा इजी टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कर सकते हो। दूसरा जो कैलकुलेशन है, कैलकुलस और रियल एनालिसिस है, उन दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए क्योंकि दोनों का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करता है। थर्ड जो टॉपिक है 3D के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो बेसिक पोर्शन है प्लेन तक या फिर कॉन तक वो हम कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो सिलेंडर और जो कॉनिकॉइड वाला पोर्शन है, चाहे वो जनरेटिंग लाइन हो, हाइपरबोलाइड हो, पैराबोलाइड हो, इन सारे टॉपिकों को हम स्किप कर देते हैं। लेकिन यूपीएससी के द्वारा आजकल इन सारे टॉपिकों में से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके जाइए। सेक्शन बी के अंतर्गत ओडी है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स है और एक हमारा जो वेक्टर एनालिसिस है वो इसके अंतर्गत शामिल है। तो आप क्या करिए कि ओडी है वो इजी टॉपिक है, वेक्टर एनालिसिस का इजी पोर्शन है और इसमें जनरली जो 3 थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम, वहाँ से जनरली 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दिक्कत स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में आती है। स्टैटिक और डायनेमिक्स में मैंने कृष्णा सीरीज के जितने भी सॉल्व प्रॉब्लम थे उनको अच्छे से किया और इसके साथ साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे यूपीएससी के
वो 1990 से लेके उन सारे क्वेश्चन पेपरों को मैंने किया। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि वो रिपीट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कृष्णा सीरीज के जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल हैं उनको अच्छे से करके जाइए। पेपर 2 में इस बार मुझे सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। पेपर 2 में मेरे 174 मार्क्स थे और इसमें मेरा करेक्ट अटेम्प्ट लगभग 210 या फिर 220 के अराउंड था। पेपर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में मॉडर्न अलजेब्रा, एलपीपी, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। जनरली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो मॉडर्न अलजेब्रा बिल्कुल नया टॉपिक होता है, मेरे लिए भी बिल्कुल नया टॉपिक था। लेकिन फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में मॉडर्न अलजेब्रा को मैं अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाया था। लेकिन उसके बाद मेरे पास जो नोट्स थे उन नोट्सों के माध्यम से मैंने मॉडर्न अलजेब्रा का बेसिक कंप्लीट किया। पहले मैंने ग्रुप तक पढ़ा, ग्रुप के बाद आइडियल्स है, रिंग्स है, और उसके बाद जो आगे वाला जो भी पोर्शन है वो वाला पोर्शन मैंने अच्छे से इस बार तैयार किया था और उसका मुझे पेपर 2 में फ़ायदा भी हुआ। एलपीबी इजी टॉपिक है, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लगभग रियल एनालिसिस की तरह ही है। ये सेक्शन 1 हुआ। इसके जो सेक्शन 2 है उसमें पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई शामिल है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, और तीसरी चीज़ जो फ्लूइड मैकेनिक्स और मैकेनिक्स शामिल है। पीडीई में लोगों को दिक्कत नहीं होती, लेकिन लास्ट का जो पोर्शन है एप्लीकेशन ऑफ पीडीई, उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी जो स्टेप्स है उन स्टेप हमारे इन हैंड होनी चाहिए कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा, स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, हीट इक्वेशन है या फिर लाप्लास इक्वेशन है, तो उनकी जो कौन सी स्टेप्स रहेंगी, अगर वो स्टेप्स हमको पहले से ही पता है तो हमें जो आंसर को किस तरीके से वहाँ पर लिखना है तो उसमें आसानी हो जाती है और इससे जो टाइम है वो बच जाता है। इसमें जो सेकंड है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो कैलकुलेटर का हमका किस तरीके से उपयोग करना है, इस संबंध में आप यूट्यूब से 2 या 3 वीडियो मैंने देख लिए थे और वो भी आप देख सकते हो कि आप अच्छे से बेहतर ढंग से कैलकुलेटर का उपयोग कर पाए। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस में अगर आपकी एक स्टेप भी गलत हो गई तो फिर पूरा आंसर गलत होने की पूरी संभावना रहती है। थर्ड जो फ्लूइड मैकेनिक्स और मैकेनिक्स, इसमें भी मैंने अपने स्टैटिक्स और डायनेमिक्स की तरह यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उसकी 1990 से लेकर और अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनको मैंने अच्छे से तैयार किया और उनके अपने सॉल्यूशन बना लिए थे। क्योंकि जनरली इन टॉपिक्स में क्वेश्चन ऑफ रेपिटेशन काफ़ी अधिक होता है। इसके साथ ही जो बेसिक क्वेश्चन थे जैसे एमडी रायसिंघानिया और मैकेनिक्स के अंतर्गत जो कृष्णा सीरीज थी उनके क्वेश्चन मैंने अच्छे से कर लिए थे। इसमें बस आप ध्यान ये रखिए कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनका सॉल्यूशन 2 पेज से ज़्यादा का होता है। यूपीएससी जनरली इस टाइप के क्वेश्चनों को नहीं पूछती जिनका सॉल्यूशन 3 या फिर 4 पेज का हो। नहीं फिर हम जितना अभी 15 मिनट या फिर 12 मिनट में उस टाइप के क्वेश्चनों को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं उसमें मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व किया जिनके सॉल्यूशन या तो 2 पेज के हैं या फिर लगभग 1 पेज या फिर 1.5 पेज के सॉल्यूशंस हैं। ये पेपर वाइज हो गई थी। इसके अलावा मैथमेटिक्स में मैंने इस बार क्या किया था कि जिससे मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए थे। सबसे पहले मैंने जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो 15-20 दिन में मैंने जो बेसिक इसका पोर्शन था 20 दिन में वो ख़त्म कर दिया था। उसके बाद मैं डेली यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करता था। मैंने ईयर वाइज पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो डेली में सेक्शन 1 जैसे पेपर 1 का सेक्शन 1 उसके अंतर्गत 4 क्वेश्चन है, वो 4 क्वेश्चनों को मैंने अपने रूम पे बैठ के सॉल्व किया और उनका मैंने सॉल्यूशन फिर मिला के देखा कि मेरी कहाँ पे गलतियाँ हुई है। जिन क्वेश्चनों में मेरी कुछ मिस्टेक्स हो रही थी या फिर जो क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहे थे उनको मैंने अलग से अपनी एक बुकलेट में नोट कर लिया था ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे मैं उनका अच्छे ढंग से रिवीजन कर सकूँ। इसके साथ ही मैंने प्रीवियस ईयर जो टेस्ट सीरीज होती है मार्केट से 3-4 साल की मैंने टेस्ट सीरीज कर ली थी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3-4 साल की टेस्ट सीरीज को मैं रूम पे बैठ के ही ये सारी चीज़ का करता था। इस बार बाहर जाके मैंने मॉक पेपर लगाना उन सबको मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंतर्गत अगर आपका आंसर सही आया है तो आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी कहाँ पे गलती हो रही है और कहाँ पे आपको सुधार करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आप अगर मैथमेटिक्स में सेकंड चीज़ आपकी प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और मॉक पेपर से कर सकते हैं।
सेकंड चीज़ होती है कि मैथमेटिक्स कोई पढ़ने वाली सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिस करने वाली सब्जेक्ट है। जितने पेपर्स या जितनी बुकलेट आप मैथमेटिक्स के अंतर्गत भरोगे, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन फिर भी मैं उस क्वेश्चन को लास्ट स्टेप तक करता था, अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने पहला किया हुआ है, तो उसी क्वेश्चन को जनरली मैं स्किप करता था, बाकी क्वेश्चनों को मैं करने की कोशिश करता था। इसके अलावा मैथमेटिक्स में मैंने अपने खुद के नोट्स बना लिए थे। उस नोट्सों में मैंने जो बेसिक्स, हमारी जो थ्योरम्स होती है, सारी थ्योरम्स को मैंने लिखा नहीं था, जो बेसिक्स थ्योरम्स होती है, बेसिक कोई क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट से है, उन सबको मैंने लिख लिया था। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जीएस पेपर और ऑप्शनल के बीच में जो 5 दिन का गैप होता है, उस 5 दिन के गैप में आप ऑप्शनल पेपर को अच्छे ढंग से रिवाइज कर सकते हो और आपने जो मिस्टेक्स की है, उन मिस्टेक्स के ऊपर आप काम कर सकते हो। तो ये मैथमेटिक्स की एक ओवरऑल मेरी स्ट्रेटजी रही थी। मेरा आप आने वाला जब भी जो एग्ज़ाम है, उसके संबंध में मेरी राय यही है कि मैथमेटिक्स में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के और जो फॉरेस्ट एग्जामिनेशन के है, जो कि हमारे सिलेबस में है, उनको कंप्लीट कीजिए। यूपीएससी ने सिलेबस के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके जाइए, क्योंकि पहले 2 अटैम्प्ट में मैंने ये सारे टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का मैकेनिक्स है और जो मॉडर्न अलजेब्रा है और 3D है, इन सब का जो बेसिक पार्ट किया था। लेकिन जो बाद वाला जो पोर्शन है, जो कि थोड़ा टफ रहता है और थोड़ा डिफिकल्ट है करने में, उन सबको मैंने स्किप कर दिया था। लेकिन यूपीएससी ने वहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए थे और उन क्वेश्चनों को भी मैं कर नहीं पाया था। तो इसकी वजह से जो मेरा मार्क्स पहले 2 अटैम्प्ट में काफ़ी कम रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने जितने भी टॉपिक्स दिए हुए थे, उन सारे टॉपिक्स का मैं बेसिक पार्ट्स करके गया था और एग्ज़ाम में मैंने ये इंश्योर किया था कि कोई भी क्वेश्चन पेपर 2 में विशेषकर जो आता हुआ मेरे से गलत ना हो। तो इस बार मैथमेटिक्स में मेरी जो एक्यूरेसी थी और जो माइनर मिस्टेक्स और जो सिली मिस्टेक्स होती है, पेपर 2 में काफ़ी कम हुई थी। हालांकि पेपर 1 में मेरी जो सिली मिस्टेक्स है 3-4 क्वेश्चनों में हो गई थी। इसकी वजह से पेपर 1 का स्कोर 138 था और पेपर 2 में ये सिली मिस्टेक्स ना होने की वजह से ही मेरा स्कोर 174 हो पाया है। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका ऑप्शनल मैथमेटिक्स है, तो आपका जो जीएस है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम मैथमेटिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और जीएस को स्किप कर देते हैं। इसलिए जीएस, एथिक्स और ऑप्शनल पेपर, इन तीनों के बीच में हमें एक संतुलन और बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है। आप इस टाइप से आपके टाइम को डिवोट कर सकते हो कि आप स्टार्टिंग के अगर 6 महीने आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल को दे सकते हो। अगर आप बिगनर्स है, उसमें आप कुछ बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम्स है, इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। अगर कोई इस टाइप के स्टूडेंट है कि इस बार जो मेंस एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, तो वो अपनी 20 से 25 दिन में अपने ऑप्शनल को सिलेबस को ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद ऑप्शनल और जीएस आप साथ साथ पढ़ते रहिए। ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल, इन तीनों सब्जेक्टों को आप 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा जीएस के 3 पेपर्स, उनको आप पढ़ते रहिए और इन सारे पेपर है उनकी आप आंसर राइटिंग करते रहिए। इस बार जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन थी, उसमें मैंने यही किया था कि अपने 25 दिन के लगभग अपना एथिक्स है, ऐसे है और ऑप्शनल पेपर है, इसका सिलेबस ख़त्म कर दिया था। उसके बाद जीएस 1, 2, 3 उनके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया और जो एथिक्स, ऑप्शनल और ऐसे, उनकी भी मैं आंसर राइटिंग करता रहा। तो इसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे ऐसे के मार्क्स भी इम्प्रूव हुए, जीएस के मार्क्स भी इम्प्रूव हुए और ऑप्शनल के मार्क्स भी इम्प्रूव हुए। तो ये जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, उसकी एक बेसिक स्ट्रेटजी है। इसके अलावा मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी मेरे नोट्स है, जो मैंने अपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे और मेरी इसमें और क्या ब्रॉड रणनीति रही थी, उसके संबंध में मेरे खुद का जो टेलीग्राम चैनल है, गगन सिंह मीना AIR 120, इसके ऊपर मैं अपने जो नोट्स है उसको कुछ दिनों में शेयर कर दूंगा। DKT के द्वारा ये प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।